गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में बात करी थी। आज हम नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, नेबुलर हाइपोथेसिस फ्रांसीसी मैथमेटिशियन या गणितज्ञ मार्क्वेस डी लाप्लास ने 1796 में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम में दिया था। ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस में बेसिकली लाप्लास ने जो कांट महोदय की गैसियस हाइपोथेसिस की कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया और अपनी निहारिका परिकल्पना दी। लाप्लास महोदय जो है, उनका ये मानना है फ्रेंड्स कि जो निहारिका थी, नेबुला थी, और वो घूर्णन करती हुई नेबुला थी, वो सौर परिवार की जब उत्पत्ति हुई थी उससे पहले से ही मौजूद थी। अर्थात अंतरिक्ष में एक उष्ण और तप्त घूर्णन करती हुई निहारिका मौजूद थी। अब ये जो निहारिका है ये ठंडी होकर सिकुड़ने लगी, जिससे इसकी घूर्णन गति बढ़ गई। अब देखिए, ठंडी और संकुचित होती हुई जो निहारिका है, इसमें गति बढ़ने से इसके विषुवतरेखीय क्षेत्र में बाहरी भाग में केंद्रोपसारी जो शक्ति है, आप चित्र से देख सकते हैं, केंद्रोपसारी शक्ति या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वृद्धि हुई और यह मुख्य पिंड से, जिस प्रकार वर्तमान में शनि ग्रह के जो वलय है, उस प्रकार उस वलय की भांति एक चपटी बिंब के रूप में पृथक हो गई और बाद में ये वलय एक ग्रह के रूप में एकत्रित हो गया। घूर्णन करती हुई निहारिका उसके पश्चात पुनः शीतल हुई। फलतः रिजल्टेंटली इसमें फिर संकुचन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगा, जिससे इसकी परिभ्रमण की गति है, इसकी जो रोटेशनल फोर्स है वो बढ़ गया और इस प्रकार केंद्रोपसारी शक्ति बढ़ती गई, जिससे विषुवतरेखीय बाह्य किनारे पर गुरुत्व बल के हावी होने के कारण इस किनारे ने पृथक होकर एक वलय या एक अन्य रिंग का निर्माण किया और इस प्रक्रिया के जारी रहने पर क्रमशः 9 जो पार्ट्स हैं वो अलग हुए और उनके द्वारा विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति हुई। फ्रेंड्स, विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति की प्रक्रिया जो है उसकी बार बार होने के बाद में ग्रहों से ही उपग्रहों की उत्पत्ति हुई और निहारिका की जो नाभिक थी, जो न्यूक्ली थी, जो केंद्र था, वो बाद में उसमें जो पदार्थ रह गया उससे सूर्य की फॉर्मेशन हुई या सूर्य का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, जो उपरोक्त ये जो ऊपरी हमने अभी डिस्कस करी ये जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया से ग्रहों में घूर्णन और परिक्रमण उत्पन्न हुआ और वे मोटे तौर पर उसी तल में स्थित हुए। मूलतः गैसीय तथा बाद में तरल पदार्थ से ठोस पृथ्वी की उत्पत्ति पृथ्वी के ऊपरी ठोस भूपटल पर तरल पिघले हुए आंतरिक भाग से प्रमाणित होती है। अर्थात पृथ्वी का जो ऊपरी ठोस भूपटल है उसके आंतरिक भाग में जो तरल है, पिघला हुआ पदार्थ है, उससे उसकी मूलतः गैसीय तथा बाद में तरल पदार्थ से ठोस पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्ध होती है। मित्रों, फ्रेंड्स, ये जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, ये निहारिका परिकल्पना सरल और तर्कसंगत है। इसकी सहायता से कुछ उपग्रहों का अपवाद यदि हम छोड़ दें तो सभी ग्रहों और उपग्रहों के घूर्णन और उनके परिक्रमण की दिशा की समानता की व्याख्या हम कर सकते हैं। ये जो हाइपोथेसिस है ये विभिन्न ग्रहों की कक्षा लगभग गोलाकार होने और उनके समान तल में होने की भी व्याख्या करती है। फ्रेंड्स, इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी तथा अन्य ग्रह प्रारंभ में गैसीय अवस्था में थे और कालांतर में वो द्रवित अवस्था में आए और ठोस अवस्था में आए, ये भी ये परिकल्पना प्रूव करती है। और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें तापमानों की वृद्धि और ज्वालामुखी की क्रिया जो है वो इस परिकल्पना का समर्थन करती है। ये जो लाप्लास की जो परिकल्पना है, इस
परिकल्पना में दो तीन मुख्य बातें जो हैं उसके बारे में हम और गौर कर लेते हैं। जैसे लाप्लास ने आरंभ में माना कि गैस नेबुला गैस पर धूल से निर्मित बादल था, धीमी गति से घूम रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मानी उन्होंने यह भी माना कि गुरुत्वाकर्षण से संकुचित होकर चपटी डिस्क का निर्माण हुआ। इस चित्र में आप ये चीज़ें देख सकते हैं। किस प्रकार संगठित होकर उनसे ग्रह और उपग्रह बने, इसका भी इस चित्र में इस स्लाइड में आप चित्र से देख सकते हैं। और वर्तमान सौरमंडल का जो स्वरूप है वो किस प्रकार ये आया, ये इस परिकल्पना से अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है। हालांकि लाप्लास की परिकल्पना काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, काफ़ी मान्य भी रही, लेकिन फिर भी इस परिकल्पना में भी काफ़ी दोष रह गए जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहली बात, लाप्लास ने जो मौलिक निहारिका है उसके स्रोत की व्याख्या नहीं की कि कहाँ से निहारिका आई। उन्होंने कहा कि पूर्व सौरमंडल की उत्पत्ति से पहले उन्होंने इसको मान लिया, लेकिन इसके स्रोत की उन्होंने व्याख्या नहीं करी, जो इनकी परिकल्पना की एक प्रमुख कमी है। दूसरी प्रमुख बात, निहारिका परिकल्पना में लाप्लास ने ग्रहों की रचना और गति संबंधी तथ्यों का सही विवेचन करने का प्रयास किया, किंतु फिर भी फ्रेंड्स ग्रहों और सूर्य के विषुवत रेखीय अक्षों के बीच में 6 डिग्री के कोण का जो व्याख्या है वो नहीं कर पाए। 6 डिग्री के कोण की जो अंतर है उसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, तीसरी जिसे जो प्रमुख आक्षेप है, लाप्लास की जो परिकल्पना प्रकाशित हुई इसके एक वर्ष बाद में ही 1797 में ज्ञात हुआ कि अरुण ग्रह जो है उसकी धुरी सूर्य से 98 डिग्री 98 यानी 98 डिग्री का कोण बनाती है। इसीलिए हम अरुण को यानी यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और साथ ही साथ में ये जो ग्रह है वो अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में भी घूमता है। ये दो इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो उनका पता लगा। इसके अतिरिक्त बृहस्पति और शनि के भी कुछ ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं, कुछ उपग्रह तो इन तथ्यों की जानकारी जो है के बाद में निहारिका परिकल्पना द्वारा प्रस्तुत गति संबंधी तथ्यों में आस्था नहीं रह पाती, क्योंकि कुछ जो ग्रह और उपग्रह हैं वो अन्य ग्रहों और उपग्रहों से विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, तो लाप्लास की जो परिकल्पना उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं रह पाता। एक और इम्पॉर्टेंट जो आक्षेप है वो ये है कि निहारिका की घूर्णन गति बढ़ने से वलय तथा फिर उसके द्वारा ग्रह और उपग्रह बने और शेष भाग सूर्य है, तो सूर्य की घूर्णन गति वर्तमान गति से सैकड़ों गुना अधिक होनी चाहिए थी, किंतु ऐसा नहीं है। ये भी एक प्रमुख आक्षेप लाप्लास के ऊपर लगाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट जो आक्षेप है वो ये है कि यदि आदि सूर्य एक निहारिका था तो उससे निहारिका ही उत्पन्न होने चाहिए थे, ग्रह नहीं। और फिर ग्रह उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर 9 ही उत्पन्न क्यों हुए? 9 ग्रह जो हैं उनके बनने के पश्चात वलयों का निर्माण बंद क्यों हो गया? इसकी भी ठीक ठीक व्याख्या लाप्लास महोदय नहीं कर पाए। अंत में एक और इम्पॉर्टेंट आक्षेप कि यदि मूल निहारिका का व्यास कुल सौर परिवार के व्यास इतना विस्तृत यदि हम मान लें तो उसकी घूर्णन गति अधिक नहीं हो सकती। यदि घूर्णन गति कम मानी जाए तो वलयों का निर्माण नहीं हो सकता। ये भी एक प्रमुख आक्षेप लाप्लास की निहारिका परिकल्पना पर लगाया जाता है। अंत में हम ये कह सकते हैं लाप्लास द्वारा शनि के वलयों से प्रेरणा लेना निरर्थक सिद्ध हुआ। मैक्सवेल की विख्यात खोज जो है उसके अनुसार यदि वलय का निर्माण हो भी जाए तो वह ग्रह के रूप में घनीभूत नहीं हो सकता। केपलर का जो नियम है वो भी ये कहता है कि एक वलय के विभिन्न भाग भिन्न कोणीय गति से घूमते हैं। गति की यह भिन्नता वलय के संघनन में बाधा उपस्थित करेगी तथा उसे छिन्न भिन्न कर देगी। इस प्रकार लाप्लास का जो मूल सिद्धांत है वो सारा का सारा सिद्धांत ही इसकी प्रकाश में तो अमान्य सिद्ध हो जाता है। एक और वैज्ञानिक स्मार्ट महोदय का मानना है कि शनि के वलय का निर्माण किसी बड़े उपग्रह के टूटने से हुआ है जब वह गुरुत्वाकर्षण के कारण शनि के अधिक निकट आया।
इस प्रकार जो लाप्लास की ये जो निहारिका परिकल्पना है, इस परिकल्पना पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने आक्षेप उठाए, किंतु फ्रेंड्स 1796 में फ्रांसीसी महोदय ने ये परिकल्पना प्रस्तुत करी, जो उस वक्त की जो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी थी या खोजें थी, उनको देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण परिकल्पना या बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा उन्होंने प्रस्तुत करी। आशा है, उम्मीद है आपको ये परिकल्पना समझ में आई होगी। इससे संबंधित कोई भी यदि बात आपके मन में है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।